गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोग को अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। संश्लेषित रेशे यानी कि वह रेशा जो हमें प्रकृति से प्राप्त नहीं होता, मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, यानी मानव निर्मित रेशे को हम संश्लेषित रेशे कहते हैं। ठीक है, अच्छा आप ध्यान से सुनिएगा आप लोग। पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं कपड़े से निर्मित होते हैं। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। यानी कि जो भी कपड़े हम पहनते हैं या तो वो किसी प्राकृतिक रेशे का बना होगा या कृत्रिम रेशे का बना होगा। प्राकृतिक रेशे कौन कौन से हो गए, जैसे या तो वो कपास का बना होगा या भेड़ की ऊन का बना होगा या रेशम कीट का या रेशमी कपड़ा होगा। ये तो हमें प्राकृतिक स्रोत हो गए। कृत्रिम स्रोत कौन सा हो गया, जैसे नायलॉन का होगा या एक्रेलिक का या पॉलिएस्टर का, इन सब के बने कपड़े होंगे। ये हमारे सारे कृत्रिम स्रोत हो गए। तो इस तरह दो तरह के स्रोतों से हमारे कपड़े निर्मित होते हैं और उन्हीं कपड़ों को हम पहनते हैं। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? जैसे अभी हमने आपको बताया प्राकृतिक रेशे कौन कौन से हो गए, यानी जो हमें पौधे या जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन से हैं? तो कपास हो गया जो हमें पौधों से प्राप्त होता है, ऊन हो गया जो भेड़ से प्राप्त होता है, रेशम कीट हो गया, रेशम हो गया जो हमें रेशम कीटों से प्राप्त होता है। ये सारे कैसे रेशे हैं? प्राकृतिक रेशे हैं। ठीक है, फिर रेशों का उपयोग हम विविध प्रकार की घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु भी किया जाता है। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तु की सूची बनाइए। उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजित करने का प्रयास कीजिए। टेबल यहाँ पे दी हुई है, उस टेबल को आपको भरना है। एक दो उदाहरण मैं दे देती हूँ। जैसे कि आप पहले जैसे एक उदाहरण दे देते हैं कि खादी की बनी हुई कुर्ता, खादी का बना हुआ कुर्ता। तो जो खादी का कुर्ता होता है वो किस रेशे का बना होता है? वो कपास का बना होता है। तो जो कपास है वो कैसा रेशा हो गया? प्राकृतिक की कृत्रिम? वो कैसा रेशा है? कपास कहाँ से प्राप्त होता है? पौधों से प्राप्त होता है। तो इसलिए वो कौन सा हो गया? प्राकृतिक रेशा हो गया। अब दूसरे को उदाहरण दे देते हैं हम। जुराबें। जुराबें जो है नायलॉन की भी बनी होती है। तो जो नायलॉन है ये मानव निर्मित है। ठीक है, ये संश्लेषित रेशा है। तो ये कौन सा हो गया? कृत्रिम रेशा हो गया। ठीक है, इस तरह आप और उदाहरण ढूंढकर इस टेबल को कंप्लीट करिएगा। आप लोग का होमवर्क है ये। अब आगे देखिए, आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित क्यों किया? यानी कि जो हमने जुराबें अभी कही थी उसको हमने कृत्रिम क्यों कहा? क्योंकि वो मानव द्वारा बनाया गया है, ना वो हमें पौधे से प्राप्त होता है ना ही जंतुओं से, इसलिए हमने उसको क्या कहा? कृत्रिम कहा। ठीक है, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। आप लोग पढ़े हैं इसको। कपास पौधों से, ऊन भेड़ से, रेशम कहाँ से? रेशम कीट से। ठीक है, दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। क्योंकि इन मनुष्यों ने इनको बनाया है इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मानव निर्मित रेशे कहते हैं या संश्लेषित रेशे कहते हैं। ठीक है, अब संश्लेषित रेशे क्या है ये? ध्यान से इसको सुनिएगा बच्चों। धागे से जुड़े मनकों के हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए। यानी कि मोती से बनी हुई कोई माला आप लोगों ने देखी होगी, उसके चित्र को याद कीजिए। और चित्र बी देखिए, इसमें कागज़ की क्लिपों को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास किया गया है। क्या इन दोनों में कुछ समानता है? हाँ, इनमें क्या समानता है कि ये कई छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनाया गया है। इन दोनों में क्या समानता है कि छोटी छोटी इकाइयों को मिलाकर एक बड़ी इकाई बनाई गई है। इन दोनों में यही समानता है। ठीक है, ऐसी जो इकाई होती है इसको बहुलक कहते हैं। संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है और प्रत्येक इकाई वास्तव में क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है। यानी जो संश्लेषित रेशा होता है वो भी इसी तरह छोटी छोटी इकाई से मिलकर एक बड़ी इकाई बनती है और प्रत्येक इकाई उसकी क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है।
ठीक है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं जो बहुलक कहलाती है। तो इस तरह जो छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर एक एकल इकाई बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? पॉलीमर। पॉलीमर शब्द जो है एक ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला पॉली, दूसरा है मर। पॉली का अर्थ है अनेक तथा मर का अर्थ है भाग अथवा इकाई। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। ठीक है, यानी छोटी छोटी इकाइयों को दोहराकर एक बड़ी इकाई जो बन जाएगी तो वो क्या कहलाएगी? पॉलीमर कहलाएगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलीमर शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? तो पॉलीमर शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो आप लोग इसको इतना समझिए, दोबारा इस लेक्चर को सुनकर समझिए, आपको समझ में आ ही गया होगा, ना आया हो तो दोबारा सुनिएगा। और आगे के लेक्चर में मैं आपको संश्लेषित रेशों के प्रकार पढ़ाऊंगी। थैंक यू।